ठीक है जी, तो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 0 वर्क की हो गई थी। काइनेटिक एनर्जी एक्सरसाइज 0 डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? क्या फंडा यूज करेंगे? हाँ करेक्ट, एरर्स वाला। इसमें हम एरर्स वाला करेंगे, इसमें मत वो कल वाला फंडा यूज करने लग जाना। पी जैसे मोमेंटम P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 0.01% ऑफ P1, ऐसा नहीं करना। इसमें हमें डायरेक्ट एरर्स वाला फंडा यूज करना है। क्या? काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज P² by 2m। दैट मीन्स, हाँ, क्योंकि जो परसेंटेज है 2-4% तक हम ये फंडा यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²। तो यहां से इक्वेशन क्या बनती है? एरर्स वाला फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा K बाई K इंटू 100 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? 2 का 2 into delta P by P 2 into into 100. delta P by P into 100. करेक्ट। 2 जो है वो नीचे उतरेगा, पावर नीचे आ जाती है, 2 इंटू डेल्टा P बाई P इंटू 100। ठीक है, तो ये, और ये डेल्टा P बाई P इंटू 100 की वैल्यू में दे रखी है 0.01%। तो डेल्टा K बाई K इंटू 100 की वैल्यू आ जाएगी 0.02%। 0.02. सिंपल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 2-4-5% तक बस आप लोग ये लगा सकते हैं। जैसे इससे ज्यादा चेंज आएगा तो हमें एक्चुअल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 तक। फोर्थ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी। पहले में एनर्जी कितनी है? कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है? हाफ। देखो 30 क्या बोला, minutes. केस 1 में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 3 टाइम्स। तो E1 में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 3 टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द सेकंड। और फर्स्ट में कितना एनर्जी चाहिए होगी? कितनी काइनेटिक एनर्जी की चेंज आ रही है? हाफ m 60² माइनस 30² इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाफ m इनटू सेकंड में कितना चेंज है? 10 से लेके v, तो v² माइनस 10²। क्या लगाया मैंने? डेल्टा के हाफ m v² माइनस u²। E is equal to delta K is equal to half m v² माइनस हाफ m u²। ये लगाया। तो पहले में जो एनर्जी है वो दैट इज 3 टाइम्स हाफ m मुड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास v आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आगे। ठीक है, सुरभि, मुस्कान, रिदम। ठीक है। अरे यार क्या खुल रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। डन। ठीक है, एक्सेस सिमर। क्वेश्चन नंबर 8, body of mass is at rest and is acted upon by two simultaneous forces. Kinetic energy of the body at the end of 10 seconds. Simmer, kinetic energy is half m v square। हमारे पास हाफ है, m है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियली वो रेस्ट पे है, तो v इज इक्वल, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड, तो v इज इक्वल क्या यूज करेंगे हम? v इज इक्वल टू, अनम्यूट हो।
हाँ करेक्ट, v is equal to u plus at. सिमर अनम्यूट। यस सर। u कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितनी है? सर वो तो गिवन नहीं है। निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल फोर्स नेट अपॉन टोटल मास। टोटल नेट फोर्स कितनी आएगी? 7 न्यूटन। नहीं 5 न्यूटन 5 न्यूटन। 5 divided by mass is 10 into time is 10। 10. ओके सर। So exercise 1. निवेदिता फोर्थ हो तो गया। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो रिकॉर्डिंग में देख लूंगी चलो फिर मैं। एक्सरसाइज 1 में वर्क के डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1। 1 में क्या डाउट है निवेदिता? सर इसमें हमारा वेट डिपेंड करेगा या सूटकेस का वेट? काम किस पे करना है? सर काम तो हम कर रहे हैं सूटकेस पर। हम कर रहे हैं ना, लेकिन सूटकेस उठाना किसको है? हमें सर नहीं नहीं, उठाना किस चीज को है? सूटकेस को। सूटकेस को उठाना है ना, तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? सूटकेस के वेट के बराबर है, हमारे वेट के बराबर। सूटकेस के। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया? जरा एक्सप्लेन करो मुझे क्वेश्चन नंबर 2। आर्यन, आर्यन अनम्यूट हो जा भाई, फटाफट अनम्यूट। एक्सप्लेन कर दे इसको। Yes, sir. Sir, in this question, work done by force of friction. आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोल। Sir, mic problem is there. आर्यन थोड़ा माइक के पास। Yes, sir. Sir, in this question, the work done by friction force. किसी को सुनाई दे रहा है? ये क्या जाप कर रहा है? हैं? बे आर्यन कहाँ से कनेक्टेड है? मोबाइल से? हाँ तो लैपटॉप के थोड़ा पास आके बोल दे भाई, वीडियो तो ऑन नहीं है, कुछ नहीं होता। पास आके बोल जरा। अरे यार तुम लोग एक्स्ट्रा माइक ले लो यार, बथेरे लोग हैं जिनका माइक नहीं चलता। चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? वंशिका। वंशिका क्वेश्चन आते हैं। Yes, sir. एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। करो। सर क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि बताने की वर्क डन मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें बताना है। तो
अगर सर वो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्क डन उसका 0 होगा। अच्छा, जब रेस्ट पे होगा तो फ्रिक्शन लगेगी उस पे? नहीं सर, स्टैटिक फ्रिक्शन। लगेगी उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट पे? स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगती है? पर जब तब बॉडी लगती है अगर हम फोर्स दे रहे हो पर वो मूव ना करे तो। अच्छा, तो उस केस में क्या, अब बताओ जरा। पर अगर जैसे रेस्ट पे होगा तो कोई वर्क डन ही नहीं होगा तो 0। चलो ठीक है, 0 हो गया। यस सर। नेक्स्ट, पॉजिटिव। और ये यस सर, अगर हम कोई भी बॉडी को जैसे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। क्या कर जाएगी? मूव करेगी। तो पॉजिटिव कैसे है, मतलब हाउ द वर्क डन इज पॉजिटिव बाय फ्रिक्शन? नहीं पता? सर इसका सी वाला जरूर पता है, मतलब पॉजिटिव का कोई वो नहीं पता। टी वाला तो हम बहुत बार कर चुके हैं, सी वाला तो नेगेटिव, उसकी तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। यस सर। ओके, कुशल अग्रवाल, हाउ द, मुझे बी पार्ट समझा दो बस, हाउ द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज पॉजिटिव। सर जैसे हम वॉक करते हैं तो हम फोर्स पीछे को लगाते हैं तो फ्रिक्शन तो आगे को लगती है, तो हम मूव भी आगे को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुशल, यस क्वेश्चन सर। नंबर 3 में उसने पूछा है कि मैन वॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, वॉकिंग का केस है, उसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। ए ऑप्शन सही है ना? सर पीछे तो दे रखी है, कैसे पूछना था ये तो। ये पूछना था। अच्छा, क्योंकि तुम लोग एग्जांपल वॉकिंग की दे रहे हो, मुझे ऊपर पॉजिटिव है और थर्ड क्वेश्चन में वो 0 है। सर जब बॉडी रिटार्ड कर रही है तब भी, रुक जाओ एक बार सोच। वॉकिंग के केस में फ्रिक्शन अनटिल एंड अनलेस कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन जो है वो 0 होता है। थर्ड क्वेश्चन पे बाद में आता है, वॉकिंग का केस यहाँ पे एग्जांपल नहीं बनेगा। देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी 0। कब? जब हम धक्का मार रहे हैं, बॉडी हिल नहीं रही, ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगी कौन सी? स्टैटिक। बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या होगा? 0। 0। ये तो वो केस हो गया। नेगेटिव वाला हमें पता ही है, यस सर। हजारों बार कर चुके हैं हम। पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होता है? जैसे एक डब्बा है, वो एक टेबल पे पड़ा है, ठीक है, ये डब्बा इस टेबल पे पड़ा है, इस टेबल को हम खींच रहे हैं अपनी तरफ, क्या डब्बा साथ में आएगा? यस सर। यस सर। इस डब्बे पे और इस टेबल पे हमने फोर्स लगाई F। इस टेबल पे फ्रिक्शनल फोर्स इस ऊपर वाली सरफेस पे किधर को लगेगी? लेफ्ट को। लेफ्ट लेफ्ट को। और इसका रिएक्शन डब्बे पे किधर को राइट लगेगा? को। राइट को। और इस डब्बे की डिस्प्लेसमेंट किधर को है? राइट को। राइट। राइट को, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी राइट को है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट को है, तो इस फ्रिक्शन के कारण डिस्प्लेसमेंट राइट को है। ये फ्रिक्शन के कारण ही तो मूव कर रहा है, अगर फ्रिक्शन ना होती फिर तो वहीं रह जाता, ठीक है, तो ऐसे केसेस में पॉजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वॉकिंग के केस में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण 0 होगी, हाँ के ना? यस सर। यस सर। सर ग्रेविटी, यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे? कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल ऊपर। नॉर्मल की बात कर रहे हैं, चलो अभी Normal. नॉर्मल की बात कर लो। कॉन्टैक्ट फोर्स में वैसे फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट ना नॉर्मल दोनों आएंगे, ठीक है, फिलहाल नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल के कारण 0 होगी,
Yes. Yes, sir. ग्रेविटी के कारण जीरो होगी, Yes, sir. Yes, sir. वरना इधर चल रहा है, ग्रेविटी इधर है, नॉर्मल ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे, तो इन दोनों के कारण तो हो गई जीरो। अब रह गया वॉकिंग के कारण, मतलब फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन के कारण भी जीरो हो जाती है तो पूरी कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण जीरो हो जाती है। होता क्या है, व्हेन वी वॉक विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब स्लिपिंग कुछ नहीं हो रही, हम नॉर्मली चल रहे हैं। जब हम नॉर्मल चलते हैं तो हमारा पैर स्लिप होता है, No, sir. No, sir. हमारा पैर स्लिप नहीं हो रहा। अगर पैर स्लिप नहीं हो रहा तो मतलब सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर पैर जो है, ये अगर पैर, ये पैर मान लो, ठीक है, पैर जो है वो घिस नहीं रहा, ठीक है। अगर वो घिसेगा नहीं तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है। काइनेटिक कब आती है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. बट जितनी देर ये पैर इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, क्या वो उसके ऊपर स्लिप किया? No, नहीं sir. किया, तो मतलब घिसा नहीं, मतलब उसकी जो, उस पे जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? Static friction. सर बंदा तो तो जितनी move देर कर रहा पैर कांटेक्ट में है उतनी देर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जैसे ही हम पैर उठाएंगे, हाँ कि ना। आगे कब Yes, बढ़ेंगे, sir. वहीं पे खड़े खड़े तो बढ़ नहीं सकते। आगे कब बढ़ना है, जब हमें पैर उठाना पड़ेगा ना। ये पैर आगे कब जाएगा, जब इसको उठाएंगे। जैसे ही उठाया डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हो गई, लेकिन जैसे ही उठाया फ्रिक्शन जीरो हो गई, हाँ कि ना। यस सर। एक टाइम पे या तो फ्रिक्शन लग रही है या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों एक साथ नहीं हो रहे। या फ्रिक्शन है या डिस्प्लेसमेंट है। जितनी देर पैर कांटेक्ट में है, नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फ्रिक्शन जो लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसलिए वर्क डन जीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट हुई तो फ्रिक्शन ही जीरो हो गई, फोर्स ही जीरो हो गई, फिर वर्क डन जीरो हो गया। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन भी जीरो होता है ड्यूरिंग, जब हम घिसाएंगे पैर को। जैसे बच्चे भाग के आते हैं, थोड़ी देर बाद मतलब फिर घिसना शुरू कर देना है, पर वो छोड़ देते हैं भागना, और किसी टाइल्ड फ्लोर पे तो थोड़ी देर बाद जाके, कुछ सेकंड बाद जाके रुक जाते हैं। उस केस में घिस रहा है पैर उसका, बच्चों का, तो उस केस में फ्रिक्शन जो है पीछे को लगती है, उस टाइम पे वर्क डन होगा नेगेटिव। गॉट इट? Yes. यस सर। ठीक है। सर कुछ, हाँ जी, अगर एक सेकंड, कुशल गर्ग, अगर मैन इज वॉकिंग विद एक्सेलरेशन आल्सो, एक्सेलरेशन का भी एक कंडीशन होती है। एक्सेलरेशन के टाइम पे भी अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, ये ना हम स्लिपिंग का केस उसमें करेंगे अभी डिटेल में, और चलो खैर तुम लोगों को अभी काफी कुछ पता लग ही गया, रोलिंग के केस में भी आता है। लेकिन अगर हम बॉडी की नॉर्मल, पैर की भी नॉर्मल स्लाइडिंग की भी बात कर रहे हैं, जब तक एक बॉडी दूसरे के ऊपर घिसेगी नहीं, मतलब स्लिप नहीं मारेगी, चाहे वो एक्सेलरेट कर रही है, चाहे वो रिटार्ड कर रही है, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रही है, तब तक उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। क्योंकि जैसे ही बॉडी स्लिप करना शुरू करती है तभी काइनेटिक हो पाएगी। जब तक स्टैटिक लग रही है तब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए तब तक वर्क डन जीरो है। ठीक है। सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ रोलिंग आल्सो। रोलिंग दोबारा करेंगे एक बार डिस्कस। आज तुम्हें थोड़ा सा किसके एंड से ये डिस्टरबेंस है माइक में? अनाहिद, रोलिंग के केस में भी ऐसा होता है, रोलिंग आगे आगे टायर बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज होता रहता है, तो वो हमेशा एक ही पॉइंट कांटेक्ट में नहीं रहता। तो इसके केस में भी यही होता है, एक ही पॉइंट अगर घिसेगा ये टायर, इसको भी इसी तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर टायर घिसेगा तभी उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, अदरवाइज यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। ठीक है, तो इसलिए पैर का यहाँ पे जब हम वॉक करते हैं बिना घिसे तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होगा, राइट?
वेरी क्लियर? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेवन तक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर 7th में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा? वर्क डन फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन के क्यों केस में सर? तो निकाल के देख लो ना तुम, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम एक चेयर है ना, चेयर को रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लेके जा रही हो, यस सर। ठीक है? फोर्स लगानी पड़ेगी। यस सर। क्यों? पुश करने के लिए उसको फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ रही है वैसे? फिर फ्रिक्शन के अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट, करेक्ट। हमें क्यों फोर्स लगानी पड़ रही है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट, ठीक है? तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ले गई, तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ा, यस सर। तो वर्क डन नॉन जीरो है। यस सर। वापस उस कॉर्नर से चेयर को छोड़ दो तो अपने आप गेट पे आ जाएगी ना? नो सर। लेके आनी पड़ेगी। हाँ जी सर। क्यों? सर फिर से फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। दोबारा फिर काम करना पड़ेगा। तो W1 भी नॉन जीरो है, W2 भी नॉन जीरो है। जाने के टाइम पे भी वर्क करना पड़ेगा, वापस आने के टाइम पे भी वर्क करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट जीरो। लेकिन ऐसा केस ग्रेविटी के साथ नहीं होता। डब्बे को मैंने ऊपर उठाया, कोई डब्बा है, बॉक्स है, बॉल है, उसको ऊपर उठाया, मुझे काम करना पड़ेगा ऊपर हाइट तक लेके जाने के लिए। यस सर। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी के अगेंस्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो वर्क डन नॉन जीरो है। यस सर। ठीक है, मेरा मैं है ना, मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ा, मतलब यूं समझ लो पॉजिटिव है वर्क डन। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से छोड़ दूंगा, बॉल क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी सर। अपने आप आ जाएगी। तो जितना पहले मुझे, अगर पहले mgh करना पड़ा था काम, ऊपर mg फोर्स लगानी पड़ी थी, अभी नीचे जाते हुए वर्क डन कितना हो जाएगा? -mgh। ये आज हम करेंगे वैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस में, ठीक है? ये मतलब डिटेल में कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तो जरूरत नहीं थी इतना कुछ करने की, यहाँ पे तो सिंपल तुम्हें वर्क डन का प्लस ही करना है इसमें तो, ठीक है? बाकी ये कॉन्सेप्ट जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस का आज समझाऊंगा डिटेल में। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट पता लग गया कि हमें वर्क डन दोनों टाइम पे करना पड़ेगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर, निवेदिता, फोर्थ में क्या हुआ? एफ दे रखा है, थीटा दे रखा है, एस दे रखा है। सर इसमें मुझे ऊपर लेके जाना है, तो फिर ये कैसे करेंगे सर इसमें? फोर्थ में? यस सर। अरे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, एफ एस कॉस थीटा लगा दो ना सीधा। तो सर सिर्फ फोर्थ नहीं, फिफ्थ है डाउट में ना? हैं? फिफ्थ है सर, फोर्थ नहीं। लेंथ ऑफ द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एन इंक्लिनेशन, हाँ ठीक है। वर्क डन इन मूविंग द मास फ्रॉम द बॉटम, हाँ कितना वर्क डन कर? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस पे ऊपर लेके जाने के लिए? सर mg sin थीटा के इक्वल। हाँ ठीक है सर, बस ये फोर्स नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, block of mass m is lowered with the help of a rope of work done by the rope। अब वर्क डन बाय द रोप का मतलब है, वर्क डन किसका होता है वैसे? हम हमेशा किसकी बात करते हैं? वर्क डन इज डिफाइंड फॉर फोर्स, करेक्ट। तो हाँ, तो वर्क डन बाय द रोप का मतलब हम रोप में कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन। तो हमें टेंशन का वर्क डन फाइंड करना है, तो टेंशन निकाल सकते हैं। यस सर। mg नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, और द मास नीचे जा रहा है। एक्सेलरेशन कितनी है? नीचे की तरफ g/3। तो कहना है फाइंड टेंशन। यस सर। यहाँ से टेंशन फाइंड कर लो, ठीक है? mg - t = mg/3, राइट? टेंशन मेरे पास कितनी आ जाएगी? 2g/3, 2mg/3। टेंशन मेरे पास आ गई 2mg/3 इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्टेंस नीचे गया है ये, लेकिन टेंशन किधर को लग रही है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर को है?
पीछे को, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 तक, 12 तक, nine. Block of mass 6 kg is lowered with the help of a rope of, सर सेम ही आया ये भी सेम है, अनुप्रीत हो जाएगा। कर लूंगी, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो। क्या? सर चेक कर लूंगी, हाँ तुम्हारा बिल्कुल जैसे 8th है ना अनुप्रीत, यस सर। बिल्कुल वैसे ही है, सेम बिल्कुल, बस इसमें वैल्यूज हैं। ओके सर, ठीक है, एक बार और कर लूंगी। हाँ कर लेना। सिमर 11th, फोर्स पर डिस्प्लेस इसका एरिया मेरा निकल रहा है, कितना? जो मतलब एरिया अंडर द ग्राफ एरिया तुमने कहाँ निकल से, रहा है। तुमने एक मिनट, ए बी सी डी ई, तुमने एरिया ए बी ई लिया या ए बी सी डी ए? सारा लिया है, मतलब ए डी, मतलब सारा पूरा लिया है, ए ट्रेपीजियम, बी सी डी डी सारा पूरा लिया है। ट्रेपीजियम लिया ये पूरा? यस सर, हम्म, यस सर। हाँ ठीक है, यही आएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो कित आंसर तो सही आ रहा है ना इसका बच्चों? यस सर। यस 150 आएगा सर। 150 आ रहा है सर। 150। हाँ तो तुम्हारा सिमर चेक कर लेना कैलकुलेशन अगर डिफरेंट आ रहा है। ओके सर। ट्रेपीजियम का एरिया तो पता है ना फॉर्मूला? यस सर पता। अदरवाइज ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का 100 आ रहा है, ट्रायंगल का 50। 50 भी 10 और 10, हाँ 50 ही हो जाएगा, ये 100 है। ठीक है, बारह, नो सर। 15 तक, नो सर। 14। हाँ रिदम अनम्यूट। यस सर। डाउट क्या है इसमें? सर आंसर नहीं आ रहा। क्या ही क्वेश्चन लगाइए, क्या करेंगे इसमें? फोर्स को इंटीग्रेट कर दिया था। फोर्स की वैल्यू क्या है? ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। वैल्यू डाल दे बोलना a और b की, x माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट्स सर 1 0 and 1 0 से 1। ठीक है, x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x स्क्वायर। x स्क्वायर बाय 2, सॉरी सर। यही गलती की? यस सर। 16 तक, नो सर। नो सर। पैसेज में, पैसेज 1 में नो सर। नो सर। 18। वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम 4 to 7। 4 7 है ही नहीं। 6 आएगा। सिर्फ 6 आएगा। ठीक है, मतलब अगर 7 लिखा भी है तो 6 to 7 0 ले लो। ग्राफ नहीं गिवन, इट मींस कि ग्राफ यहाँ होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ तो 4 to 6 में यहाँ पे फाइंड कर लो अनुप्रीत। अरे माइनस तो नहीं होगा बिल्कुल माइनस होगा। यहाँ पे तो अच्छा फिर 2 मान लेकर नहीं दे रखा। क्या? यहाँ पे सर -2 आएगा ना आंसर। -1 आ रहा है सर। -1 आएगा। हाँ सर सॉरी मैंने रेक्टेंगल का लगा दिया। सर मैंने पता क्या किया था सर, मैंने उसको 7 का जो 5 वाले नीचे 7 का जो, तुम्हारी आवाज ब्रेक कर रही है अनुप्रीत, आई कांट अंडरस्टैंड। अरे टीम दोबारा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो। किसको? सिमर को? यस सर।
सिमर मुझे बता दो, मुझे भी नहीं आता। क्या करेंगे बताओ? फोर्स फ्रॉम 4 to 7। तो 7 तो है ही नहीं, डायग्राम में दिख ही नहीं रहा। 7 है नहीं, तो अगर 7 नहीं है तो मतलब 6 to 7 का ग्राफ कैसा होगा? मतलब वापस जा रहा होगा। नहीं, यहीं पे होगा, एक्स एक्सिस पे, है ना? ऐसे 3 to 4 भी नहीं लग रहा ना, है नहीं ग्राफ। है, यस सर। तो कहाँ है वो एक्चुअली में? एक्स एक्सिस में है। यस सर। जो नहीं गिवन दिख नहीं रहा वो एक्स एक्सिस ही मान लो। तो हाँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके, एनीथिंग? यस। ठीक है, एनीथिंग एल्स इन दिस पैसेज टिल 20? सर 20th का सी ऑप्शन। 20th का सी ऑप्शन। A ball is thrown vertically upwards with a certain velocity, then at the highest point the work done by the gravity is not defined. Highest point पे ये सही दिया हुआ है? Yes. सर पीछे तो सही दिया है। सही Reason है। क्या है? हाँ, एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पे वर्क डन बाय, एक बात बताओ मुझे, बॉडी जब ऊपर जा रही है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। जब नीचे आ रही है पॉजिटिव। जब हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए क्यों? डिस्प्ले वहां पे तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे एक टाइम पे रुक देना, वो एक टाइम पे क्या 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 क्या? हाईएस्ट पॉइंट पे एक टाइम पे तो उसे रुक देना हो, तो उस टाइम पे तो जब रुक नहीं रुकी, एक इंस्टेंट के लिए रुकी है। यस बस वही पूछना था। तो उस इंस्टेंट के लिए अगर रुक, फोर्स लगना बंद हो गई क्या उस पे? फोर्स तो लग रही नो है। सर। फोर्स तो लग रही है ना। तो ऐसे तो जाते जाते ऊपर हम, ये तो यूं समझ लो कि ऊपर जब बॉडी पहुंची, एक फोटो खींच ली, है ना, उस सिर्फ उतने टाइम के लिए रुकी थी, फिर नीचे आना शुरू कर दी। अब जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पे भी होगा ऐसे ही, एक इंस्टेंट पे तो नहीं बोल सकते ना हम। तो ऊपर वाले पॉइंट पे क्या है, वो चेंज हो रहा है एक्चुअली, इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, तो वो पहले नेगेटिव वर्क डन था, बाद में पॉजिटिव हो रहा है, तो देयर इज एम्बिग्यूटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब सर क्या एम्बिग्यूटी क्या? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है Doubt. अनसर्टेनिटी, डाउट चेंज। डाउटफुल है ना। तो इसलिए वहां पे डिफाइंड ही नहीं है, वहां पे हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली, इज नॉट डिफाइंड, दिस इज द रीजन। ओके सर। 23 तक 21 21 सर। 21। यार एक में ना आंसर गड़बड़ थी, पता नहीं यही है शायद। ये सर इसका 8 दिया हुआ है, 8 तो नहीं आ रहा इसका। इसका यस 808,000 कुछ आ रहा है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन भी है, उसका आंसर उसका 8 है। आंसर ठीक आ रहा है, उसमें ये पूछा हुआ है। एक सेकंड, हाँ 24 मेरे ख्याल सेम है ना। सर मासेस अलग हैं। यस सर सेम है, उसमें ए पूछा हुआ है। सर इसमें सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, 1 मिनट निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिंपली देखो क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है, वर्क डन पूछ लिया है ना। तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर एफएस ग्राफ होता है ना। तो यहाँ पे एफ नहीं है, एफ कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन से, अगर इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन इज मास इनटू एरिया अंडर एक्स ग्राफ। यस सर। यही हो गया ना, क्योंकि एरिया अंडर एक्स ग्राफ अगर मैं यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर देता फिर तो सीधा एरिया आ जाता, तो मास से मल्टीप्लाई करना रहेगा, बस वो कर देते हैं। और इसका एरिया कितना होएगा, ऐसा ही में सारा 20 और 8 80 इनटू मास कितना है 5 है ना। तो जो भी मेरे ख्याल इसका आंसर शायद पीछे 8 दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे मास चेंज कर लो, 10 नहीं कर लो। सर ये फिर ये ब्रैकेट में क्या है, x 10 ये दिया हुआ है स्क्वायर। हाँ, ये दिया हुआ है, ये है ना 4, आंसर पीछे 8 दिया होगा अकेला, है ना। यस सर। हाँ, वो एक्चुअली ये है 8 into 10 raised to power, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है इधर, into 10 raised to power 2। आपको सिर्फ ये नंबर बताना है,
तो सर हमें आंसर में सिर्फ 4 टिक करना होगा। हाँ, मतलब आंसर में आपको सिर्फ 4 टिक करना होगा इस केस में। अगर मास 10 होता तो सिर्फ 8 टिक करना है आपको आंसर में। ठीक है, यस सर। 24 तक। ठीक है, जैसे 24 में अब यहाँ पे 10⁻⁻² है ना पावर, इंटू ए, तो आपको ए बताना है सिर्फ, इंटू 10⁻⁻² उसने खुद ही लिख रखा है क्वेश्चन में, तो वही चीज है, राइट। सर ए क्या है? ए कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू बताना है भाई, ऐसे जैसे a इंटू 10⁻⁻², आपको a बताना है, तो 8 इंटू 10⁻², a की वैल्यू 8 है। ओके सर। काइनेटिक एनर्जी में बोलो 1 2। सर एक बार थर्ड बता दो। यस सर तो सेकंड भी बता दो एक बार। थर्ड बता दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 4 टाइम्स इट्स मोमेंटम then the velocity is, kinetic energy is 4 times its momentum। kinetic energy का फॉर्मूला डालो, मोमेंटम का फॉर्मूला डालो। यस सर, कट हो जाएगा, कट करके सर 8 आ वेलोसिटी जाएगा। आ जाएगी। हाफ mv² इज इक्वल टू 4 टाइम्स mv, m वगैरह उड़ जाएगा, v 1 उड़ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अंदाजा मारना पड़ेगा, ये जेई मेंस में आया था। सर अंदाजा मार के हो तो गया था, लेकिन कोई मेथड नहीं है। अंदाजा तो सर जैसे मास का बचेगा ना कि 40 to 100 के बीच में मास है और वो फोर्स आ जाएगी। बिल्कुल, एक एथलीट है, अब एथलीट का मास क्या हो सकता है, बंदे का मास क्या हो सकता है, 40 से 100 के बीच में से, मतलब हाँ, मतलब 50 किलो मान लो, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, ठीक है, 50 के साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो वो रेंज देख लेना किस में फॉल कर रहा है, हाफ इंटू लास्ट 2000 to 5000। हाँ, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 10 मीटर पर 10 का सेकंड। स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2500 आ गया। अब मास उसका 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, तो वो इस रेंज में फॉल करेगा। नहीं नहीं, नहीं सर, डी में, ज्यादा हो डी गया, रेंज में। सर डी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया सर। ये इस रेंज में फॉल करेगा। यस ओके सर। ये सारी इम्पॉसिबल हैं, यस यस सर। कोई 4 मतलब किलो कम assume, ही हो सकता है। हाँ, Yes, जस्ट sir. एज्यूम कि मतलब इसमें तो मास क्या आएगा, 10 के 2 किलो, 10 की 2 किलो 2 किलो तो एथलीट तो हो नहीं सकता, बच्चा ही 3 किलो का होता है। ठीक है, कुशल अगर एक्सेलरेशन भी होती तब भी इसी रेंज में आएगा, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन भी होती, खैर इस क्वेश्चन में तो है नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कांस्टेंट से आ रहा है। तो एक बंदे की, हाँ, एक बंदे की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसी रेंज में फॉल कर सकती है, जितनी मर्जी। अब एथलीट है, इससे कितना तेज भाग लेगा तो फिर भी उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में, अरे 4 में यार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच क्यूबिक मीटर, इसका मतलब क्या है, हर एक मीटर क्यूब में हाँ, मीटर क्यूब में पूछ रहा और है दिया सर, सेंटीमीटर। 1 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 मीटर क्यूब की हमें बतानी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब मास नहीं है मेरे पास, वेलोसिटी तो है, अब मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। राइट। अब ग्राम पर सीसी को एसआई यूनिट में चेंज कर लो, 1.2 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये पता है ना, यस यस सर। इज इक्वल टू एसआई में कन्वर्ट कितना हो जाएगा ये, 1.2 किलोग्राम बाय लीटर, 1200 किलो, नहीं सर क्या, 100 पर मीटर इसको एसआई में कन्वर्ट करना है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब को करना आता है, 1200 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। 1200 1200 आएगा, करना आता है,
हाँ जी सर Yes. आता है। यस सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। सीधा वैसे तुम लोगों को एक सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। एसआई यस में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 gram per 1 ग्राम पर cc ml, centimeter cube. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। ml। और इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे वो कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर 1000 क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 से मल्टीप्लाई हो गया ना? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? तो इसको जरा लिख लो तुम लोग ना, ये थोड़ा शॉर्टकट तुम लोगों को काम आएगा, केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा ये चीज। ये लिख लो ऊपर, वाइट पोर्शन जो होता है या फ्रंट पेज पे लिख लो, डेंसिटी इन SI is equal to 1000 into density in CGS. This is very useful. एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ पानी इन CGS is 1 gram per centimeter cube and density of पानी in SI is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमरन, ये तुमने क्या भेजा है? 100 kg पर लीटर है? को कम डाल दिया, वो कुछ नहीं। दोबारा बोलना जरा, क्या? कितनी होती है पानी की डेंसिटी? 100 kg पर मीटर क्यूब। अगर kg पर लीटर में निकालना है सिमरन तो कितनी होगी? तो मीटर क्यूब को लीटर में करती हूँ, मैंने गलती से भेज दिया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे kg पर लीटर में बता दो कितनी होगी। 1 लीटर में कितने किलो पानी होता है? बताओ बच्चों, 1 लीटर में कितने किलो पानी होता है? यूनिट्स तो नहीं सेम, ऐसे कैसे भूल देंगे? केजी में लीटर कैसे? एक लीटर पानी की बोतल होती है ना, बिस्लेरी, Yes, sir. 1 लीटर की, वो कितने किलो होता है? दैट इज 1 kg। पानी की डेंसिटी का थर्ड यूनिट अगर kg पर, दैट इज नहीं पूर्वा, इट इज 1। 910 नहीं होता वो ग्राम में लिखा हुआ है उसमें। तो kg में 0.9 हो गया ना, एक होता है पूरा। डेंसिटी ऑफ पानी इज 1 kg पर लीटर। तो 4 डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। और इतनी डेंसिटी वेरिएशन नहीं आती भाई 4 से 20 डिग्री में। ओके सर। के 1 किलो पानी मतलब 900 ग्राम ही रह जाएगा। चलो, तो यहाँ पे डेंसिटी निकाल के ना, डेंसिटी दे रखी है, उससे मास निकाल के तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मास निकल आएगा। अब किसने पूछा था? फोर्थ मैंने पूछा था सर। हो जाएगा अब। यस सर। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम हमें 1 मीटर क्यूब डालना है, ठीक है? 1 मीटर क्यूब पूछा है उसने, तो मास इज डेंसिटी 1200 इनटू 1, तो मास हमें 1200 देना है, ठीक है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तक। नो सर। राइट, बस हो गया ना खत्म? ऊपर भी है क्या? नहीं सर, बस ठीक है, ओके जी। तो ये तो हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी और वर्क।